मुल्क भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह एहतियात के बावजूद 6,761 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। 206 अफराद की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। 500 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के कई अजला हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली और हैदराबाद के मुतादिद इलाके रेड जोन में शामिल हैं। इन इलाकों में जरूरी अशिया की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में जंग जैसे हालात हैं, ऐसे में हमको मिलकर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री जी ने इस क्राइसिस के पीरियड में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आने वाले समय में विशेष रूप से सुविधाओं को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से कोविड के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैकेज उसकी घोषणा की थी। इस पैसे का इस्तेमाल करें। पैसे के कारण किसी भी प्रकार से कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है। इस जंग में, इस लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर ज़रूर बीमारी थोड़ा सा असाधारण गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी लॉकडाउन के हम तीसरे सप्ताह में हैं। साधारणतः जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का भी कहना है कि 2 से 4 सप्ताह तो इसके कर्व को फ्लैट होने में नॉर्मली भी लगता है। इसलिए हम जरा भी धैर्य को ना खोएं। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर इस जंग में पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे साइंस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम वैक्सीन की खोज में भी लगे हैं। WHO के साथ मिलकर दुनिया के कुछ देश एक सॉलिडेरिटी ट्रायल वैक्सीन के लिए कर रहे हैं। आपको खुशी होगी कि भारत ने भी इस वायरस को आइसोलेट कर लिया और हम भी उस वैक्सीन को बनाने की दौड़ में जो है सारे दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। ये जब तक वैक्सीन जो कि एक व्यक्ति की मदद करेगी, वो जब तक दुनिया के लिए उपलब्ध होगी, तब तक मेरा ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आज के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया, ये दोनों ही मिलकर हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क में कोरोना वायरस के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बंद अंदाज में नफरत फैलाने पर अफसोस का इजहार किया। अवैसी ने बताया कि दुनिया के कई ममालिक कोरोना वायरस से मुतासर हैं, लेकिन किसी मुल्क में वायरस को एक मजहब से नहीं जोड़ा गया। अवैसी ने कहा कि इंडिया में WHO की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दिल्ली हुकूमत को भी इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया के एक गोशे की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का भी इन्होंने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों की वजह से, इस्लाम की वजह से वायरस फैला। दुनिया के 150 ममालिक में इस तरह का वायरस चल रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वतन अजीज में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है कि हमारी वजह से, मुसलमानों की वजह से वायरस फैला है। याद रखो जालिमों, वायरस का कोई मजहब नहीं होता। वायरस सबको लग सकता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान भी जारी किया और कहा कि इसको मजहब से मत जोड़ा जाए, मगर सुनने कोई तैयार नहीं है। कोई सुनने तैयार नहीं। इसको जोड़ रहे हैं मजहब के साथ और नफरत फैला रहे हैं। तबलीगी जमात को बदनाम, उनको इस्तेमाल करके मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करना, ये कहां की बात है? वायरस का कोई मजहब होता है क्या? अगर मजहब होता है तो बताइए, केरला के 3 लोगों का क्या नाम था? वो 17 इटालियन टूरिस्ट का क्या नाम था? दिल्ली की हुकूमत
जहां का चीफ मिनिस्टर जब दिल्ली जल रहा था तो बजाय अपनी इतनी बड़ी मेजॉरिटी को लेकर दिल्ली के फसादात के इलाकों में जाता जहां पर हिंदू और मुसलमान मार रहे थे, वहां पर चले आते। नहीं गए चीफ मिनिस्टर, कहां जाते हैं? राजघाट को जाकर आंखें बंद करके बैठते हैं। और वहां की सरकार एक नंबर देती है कि तबलीगी जमात से इतने अफेक्टेड, और दूसरों का नंबर तो बता दो उनका भी, जो दूसरे अफेक्टेड है उनकी कौन सी है वो। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि ये गलत है, WHO गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है कि तेलंगाना की हद तक, आंध्रा की हद तक तकरीबन पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों ने पूरा कोऑपरेशन दिया है, पूरा कोऑपरेशन दिया है। झूठा वीडियो निकाले कि एक अंडर ट्रायल है, वो उसको बता दिए तबलीगी जमात का है, वो पुलिस वाले पर थूक रहा है, पुराना वीडियो, उसका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक अमर उजाला न्यूज़पेपर है कि तबलीगी जमात के लोग गोश्त का मुतालबा कर रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। क्या झूठ है। और फिर इसी न्यूज को सहारनपुर की पुलिस ने डिनाई कर दिया। कर्नाटका के एक बीजेपी है, मोहतरमा MP हैं, उन्होंने कहा कि तबलीगी लोग डॉक्टरों से बदसलूकी कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो उन्हीं के रियासत का जहां बीजेपी की सरकार है, मोहतरमा सुनिए, बेलगावी का डिप्टी कमिश्नर SP मोहन हाली ने और हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इस वाकये की तरदीद की, डिनाई किया उसको। अगर आप में बहुत ज्यादा नफरत है, अगर आप अंधे हो चुके हैं, तो अपनी इस अंधेपन को कम से कम वायरस के थमने तक रोकिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मांग की है कि मुल्कीर लॉकडाउन में तोसी से कबल गरीबों को माली मदद फराहम की जाए। इन्होंने हर गरीब के खाते में 5,000 रुपये जमा कराने का मुतालबा किया है। लॉकडाउन अगर आपको बढ़ाना है वजीर आजम, ये आपका फैसला है, मगर लॉकडाउन अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब एक एक गरीब के अकाउंट में आप कम से कम 5,000 रुपये डालेंगे। डालिए 5,000 रुपये। अगर बजट को खत्म करना है, खत्म करके नया बजट लीजिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सही कहा, यह वक्त जान बचाने का है। गरीब या तो गरीब कह रहा है कि हम कोविड से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। कहां जाएगा गरीब, बताइए आप। मैं वजीर आजम से अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्टेट्स को, हमारे तेलंगाना में 85 लाख वाइट रेशन कार्ड होल्डर्स हैं, रेशन कार्ड होल्डर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। लॉकडाउन आप बढ़ाइए। लॉकडाउन कामयाब उस वक्त होगा, कब तक हम गरीबों को रोक पाएंगे? उनको खाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे के 19 अजला में कोरोना वायरस अब तक दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 470 हो गई। वहीं अब तक सूबे में कोरोना वायरस से 37 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा पेचीदा सूरत हाल इंदौर में है। इंदौर में अब तक कोरोना वायरस के 235 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं इंदौर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 119 हो गई है। सीएम शिवराज सिंह के हिदायत पर MP के 15 अजला में हॉटस्पॉट बनाकर निगरानी रखी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह ने सूबे में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद को देखते हुए जहां सूबे में लॉकडाउन जारी रखने का इशारा दिया, वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सूबे के साबिक वजीर आला कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उमा भारती से भी फोन पर बात की है। शिवराज सिंह ने सूबे में कोरोना के खतरा से सूबे को बचाने को लेकर साबिक वज़ीर आला को हुकूमत के इक़दाम से रोशनास करवाया और उनसे इस ताल्लुक से मुफीद मशवरे भी तलब किए हैं। वहीं तबलीगी जमात के लोगों को भोपाल इज्तिमागाह, ईंट खेड़ी और ताजुल मसाजिद में शिफ्ट करने के साथ 64 गैर मुल्की और 10 मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली जमातों की मदद करने वाले 13 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। इन लोगों की कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सूबे के अवाम से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। अपने 3.25 मिनट के वीडियो में शिवराज सिंह ने कहा कि अवाम घरों में रहें और बाहर निकलने पर मास्क को ज़रूरी लाजमी करें। वहीं इन्होंने मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके जांच के लिए बड़े पैमाने पर किए जाने वाले इंतजामात के बारे में भी तफसील से रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि जहां पर कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं, इन इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर निशानदही करके इन्हें सील किया गया है। ज़रूरी अशिया के लिए होने वाली परेशानी के लिए इन्होंने आवाम से माजरत भी की है। सीएम शिवराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन है और अब तक मध्य प्रदेश में 30 मरीज का इलाज किया जा चुका है जो अस्पताल से अपने घरों को जा चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हमने कुछ शहरों को सील किया है, कुछ में जहाँ पॉजिटिव कोरोना के
मरीज पाए गए हैं उनको हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको भी सील करने का हमने काम किया है। आपसे अपील है कि आप घर से न निकले, प्रशासन को सहयोग करें। मैं जानता हूँ कई ज़रूरी चीज़ों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है अत्यावश्यक चीज़ों को आप तक पहुँचाने की, लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा ही। उस कष्ट के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कईयों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद आते हैं तो फिर ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। ये छुपाएं नहीं, तुरंत बताएं। छुपाना महापाप है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए ये पाप आप कतई न करें। प्रदेश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था ही नहीं थी। केवल 1 लैब और 60 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। अब 1000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। हम लगातार लैब की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मास्क से लेके पीपीई किट तक की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। चिन्हित अस्पताल अलग अलग स्थानों पर हमने कर लिए हैं। व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है। बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट की तरह दूसरी पार्टियों के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट से 30% कम तनख्वाह लेने की अपील की। अपने बयान में शिवराज सिंह ने कहा कि मुश्किल वक्त है और इस रकम को बचाकर ये कोरोना से लड़ने वाली जंग में लगाएं, ताकि इंसानियत का भला हो सके। शिवराज सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा कि हम विधायक निधि में भी तरमीम करने जा रहे हैं। इसकी रोज से मेंबरान असेंबली कोरोना से दरपेश मसाइल से लड़ने में अपनी मर्जी से कलेक्टर को बताकर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। जनता पार्टी के विधायकों ने मुझसे ये कहा कि हमारी 30% 30% सैलरी आप काटिए साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया वो 30% काटेंगे। बाकी विधायकों से भी मैं अपील करता हूँ कि जैसे सांसदों ने 30% सैलरी कम लेने का फैसला किया, वैसे मध्य प्रदेश के विधायक भी करें। ये संकट का समय, जितना पैसा आवश्यक है हम बचा के इस युद्ध में लगाएं। और आज हम विधायक निधि के नियमों में भी संशोधन करने वाले हैं। अब जो भी विधायक साथी चाहेगा मध्य प्रदेश में, वो अपनी विधायक निधि का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कर सकेगा। और विधायक जो काम कोरोना से लड़ाई के लिए अपेक्षित समझेंगे वो कलेक्टर को बताएंगे और उस हिसाब से हम विधायक निधि का उपयोग उनकी करेंगे। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह पर कोरोना लॉकडाउन में मफाद परस्ती की सियासत करने का इल्जाम लगाया। साबिक वजीर तालीम जीतू पटवारी ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सीएम अवामी नुमाइंदों से बात करने का दावा करते, लेकिन आज तक इन्होंने अवामी नुमाइंदों के नाम पर सिर्फ बीजेपी के ही मेंबरान असेंबली से बातचीत की है। कांग्रेस के किसी भी रुकन असेंबली को इन्होंने न तो फोन लगाया है और न ही मुश्किल घड़ी में साथ काम करने को कहा है। देश के मुख्यमंत्री जब जब जो निर्देश देते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता से आह्वान करती है कि उन शासन के दिए हुए निर्देशों को हम माने। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण सरकार द्वारा हुई। एक, मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, विधायकों से और सांसदों से। पर उन्होंने कौन से जनप्रतिनिधि से बात की? जो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए और जो अभी जिन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मिलित हुए, जो अभी आज की डेट में विधायक जनप्रतिनिधि नहीं है, बीके हुए जनप्रतिनिधि। कांग्रेस से चुने हुए लोग, उनसे इन्होंने बात नहीं की। एक मुख्यमंत्री का क्या ये व्यवहार लोकतांत्रिक है, संवेदनशील है? आपको इस कोरोना को भगाने को लेकर जो बातें करना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नहीं है। मेरा आरोप है कि इतनी छोटी मानसिकता का पीछे के दरवाजे से बना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह की हरकतें करना, इस महामारी से लड़ना नहीं हो सकता है। आप जब जनप्रतिनिधि से बात करते हैं तो सबसे करें, सबको मिलकर निर्देश दें, सबको किसी न किसी रूप में काम में लगाएं, तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखोगे। आप भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो। ये व्यवहार आपका।
कर्नाटक में तबलीगी जमात के लिए बड़ी राहत की खबर है। बेंगलुरु के हज भवन में मुकीम 150 में से 147 अफराद के नमूने नेगेटिव आए हैं। सिर्फ 3 अफराद के नमूने पॉजिटिव आए हैं। हज भवन क्वारंटाइन सेंटर के नोडल अफसर सैयद एजाज अहमद ने कहा कि अब तक 114 को सेहतयाब करार देकर घर भेजा जा चुका है। फिलवक्त हज भवन में 33 अफराद क़याम पजीर हैं और तमाम अफराद के नमूने नेगेटिव आए हैं। 33 अफराद में से 20 अफराद बैरूनी ममालिक के हैं। केरल के 10, तमिलनाडु के 2 और बिहार का 1 शख्स है। बेंगलुरु के हज भवन में दिल्ली के निजामुद्दीन से रास्त तौर पर लौटे हुए अफराद को क्वारंटाइन किया गया। इनमें ऐसे अफराद भी हैं जो दिल्ली से लौटने वालों के ताल्लुक में आए थे। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना मुस्बत केस मिलने से हड़कंप मचा है। इंतजामिया अलर्ट पर है। वहीं सैनिटाइज करने आ रही महकमे सेहत की टीम पर थूकने की वारदात सामने आई है। सीटीएसपी ने हिंदपीढ़ी इलाके का दौरा किया और लोगों को ताउन करने की अपील की। लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी जहाँ पे हैं वो अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपको जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको जिस तरह की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमारे डीएसपी हैं, थाना प्रभारी हैं, मेरा है, खुद का हम लोगों का नंबर है। आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है, हम बिल्कुल उसको ख़त्म करने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो आप लोग बिना किसी हिचक के अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, घरों के अंदर रहें। मामला प्रकाश में आया है। इसमें हम लोग जो भी वहाँ पे कर्मी थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्या मामला हुआ था उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल में जो एग्जैक्ट बात आएगी उस पर अग्रतर। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका वो इलाका है जहां से कोरोना पॉजिटिव के अब तक 7 केस सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दी गई है, लेकिन नगर निगम के कर्मियों के द्वारा जब सैनिटाइजेशन करने के लिए यहां पर पहुंचा गया तो कहीं न कहीं उनके साथ बदतमीजी की गई और उनके ऊपर में थूका गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इलाके के लोग आखिर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो प्रशासन के द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उसमें वो सहयोग करने के लिए क्यों नहीं तैयार होते। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। अलीगढ़ में जिला इंतजामिया के सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में सुबह के वक्त लोगों को जब खरीदारी के लिए छूट मिलती है तो जिंदगी मामूल पर नजर आने लगती है। अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार, बाराद्वारी बाजार ऐसा है जहां रोजाना जाम लग जाता है। ऐसे में अब इंतजामिया की नींद खुली है और अब वो कार्रवाई की बात कर रही है। अभी हम लोगों ने भी भ्रमण किया शहर का, तो कुछ बैंकों में जो जनधन खाते में पैसा आया है या पेंशन का पैसा आया उसको निकालने के लिए, और कहीं पर सब्जी में या किराना बाजार में कुछ भीड़ दिखाई दी। अभी हमने मजिस्ट्रेट्स को सबको कहा है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सतर्क रहें और सतर्क रह करके सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, और अगर कोई मानता नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको चलाने। कोरोना से बचने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। खासतौर पर गरीब और रोज़ मजदूरी करने वाले लोगों को बेरोजगारी के हालात का सामना करना पड़ रहा है और आमदनी नहीं होने से कई लोग फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में शहर के पीर बुरहान इलाके में मुकामी नौजवानों की जानिब से रोज़ाना तकरीबन 50 किलो से ज़्यादा खिचड़ी बनाकर गरीब बस्तियों में तकसीम की जा रही है। पीर बुरहान के नौजवान खाने के पैकेट बनाकर अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और इन्हें जहां भी जो ज़रूरतमंद नज़र आता है वहां वो पैकेट तकसीम कर रहे हैं। इन नौजवानों की ये कोशिश है कि लॉकडाउन के सबब जो संगीन हालात पैदा हो गए हैं इनमें गरीबी और मुआशी तंगदस्ती के सबब कोई भूखा ना रह जाए। इसी तलब से ये लोग रोज़ाना दौड़ धूप कर रहे हैं और मुस्तहक अफराद तक खाना पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से कारोबार बंद है और रोज़मर्रा डेली वेजेस पे काम करने वालों के घर में राशन की कमी है, तो उसके लिए लोगों तक एक वक्त का खाना हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा 5वां दिन है जहां पर हम पीर बुरहान और उसके अतराफ सांगवी, शिव रोड, आसरा नगर और करमवीर नगर, यहाँ पे हम एक वक्त का खाना लोगों को पहुँचा रहे हैं। ये नौजवान जहाँ जहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़े तरीक़े से 60 किलो का अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव, बिरयानी, तहारी बनाकर ये लोगों के अंदर खिदमत खल्क़ के जज्बे से तकसीम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी हुकूमत के जो निगरानी करने वाले हैं, जो यानी इस लॉकडाउन को सही नज़्म ज़ब्त के साथ चलाने वाले हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है, जब ये हमारे महल्ले के पीर बुरहान के नौजवान या किसी और महल्ले के अंदर जो खिदमत की जा रही है, अगर ये आपको मिल जाए तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो चीज़ लेकर जहां पहुंचाना चाह रहे हैं आप उनका ताउन करें, तो हम आपके शुक्र।
रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस वबा से मुतासिर मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल को भी मुकम्मल तौर पर कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 100 बेड और 20 वेंटिलेटर की जरूरत है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मुकामी एमएलए रईस शेख ने फौरी तौर पर अस्पताल को 4 वेंटिलेटर मुहैया करवाया, जिस पर अस्पताल अमले ने राहत की सांस ली। अपना ये आईजीएम हॉस्पिटल अभी टोटली कोरोना हॉस्पिटल बनने जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से कोरोना पेशेंट्स ही ट्रीट किए जाएंगे उसके लिए, और ये 100 बेडेड होने जा रहा है। इसके लिए हमको कम से कम 20 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी और है। हमारे पास 4 वेंटिलेटर्स ऑलरेडी थे। अभी रिस्पेक्टेड यहाँ के एमएलए जो है रईस शेख साहब ने और हमको 4 बाईपैप मशीन्स वेंटिलेटर्स ही हमको दे दिए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। टाटा सन्स ने अब मेरे खत को पढ़ के भिवंडी शहर के हालात को समझ के 3 दिन के अंदर भिवंडी को 4 वेंटिलेटर दिए हैं, और ये वेंटिलेटर अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी भिवंडी शहर की पूरी टीम ने अंधेरी से ले जाकर आईजीएम को हैंडओवर कर दिया और आईजीएम में ये इंस्टॉल हो गए। और अब जो हमारे पास टोटल वेंटिलेटर्स है वो 8 हो गए। 4 हमारे जो कई साल पुराने हैं, उसको कैसे वैसे हम लोग मेंटेन करके चला रहे हैं, लेकिन अब ये 4 वेंटिलेटर हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा तैयारी में मदद मिल गई है। मुंब्रा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है, जिसमें से एक मरीज यहां के अस्पताल का मुलाजिम होने से अस्पताल को बंद कर दिया गया है। अस्पताल के बंद होने से दीगर मरीजों समेत सबसे ज्यादा परेशानी डायलिसिस के मरीजों को होने लगी है, जिस पर कॉरपोरेटर नजीमुल्ला, थाने के मेयर नरेश, रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने हालात का जायजा लिया और मुंब्रा के सभी डायलिसिस के मरीजों के लिए थाने के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में डायलिसिस का एहतमाम मुफ्त आमदोरफ्त के करवाया है। कालसेगर हॉस्पिटल जो मुंब्रा का है वो कोविड का वहाँ पर मरीज़ पॉजिटिव आने के कारण पूर्णतः बंद हो चुका है। तो वो वहाँ से मुंब्रा से जो डायलिसिस के पेशेंट्स थे वहाँ से मुझे फ़ोन आए और कालसेगर हॉस्पिटल के भी स्टाफ का फ़ोन आया। तो जल्द से जल्द इन मरीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इनका जो डायलिसिस है और कहीं तो हमें करके देना चाहिए, क्योंकि 108 पेशेंट्स जो है वो वहाँ पर डायलिसिस लेते हैं और 50 से ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो कालसेगर अस्पताल में डायलिसिस लेते हैं। और ये डिसीजन लिया गया कि थाने महानगर पालिका के माध्यम से आज इस 108 मरीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो थाने के जीतो अस्पताल हो, उसी के साथ में वाडिया अस्पताल हो और उसी के साथ में कोबरी का डायलिसिस सेंटर हो, ये सभी मिलाकर 30 मशीन जो है हमारे पास है। मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में भी कोरोना का मरीज सामने आया है। मज़कूरा शख्स इमरान, उम्र 22 साल, जमात के साथ 12 मार्च को अलीगढ़ आया था और 1 किलोमीटर के इलाके में रहकर तबलीग की थी। जमात के मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने मज़कूरा जमात को इसी मस्जिद में क्वारंटाइन कर दिया था, जिसकी मुसलसल जांचें चल रही थी। अब इमरान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इसे हरदोआगंज में रखा गया है। बकिया सभी जमातियों को छेरत अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। आज एक जो जमात आई थी अन्य ज़िलों से, उसमें 12 मार्च से फिरोजाबाद से करीब 10 लोग आए थे जो यहाँ पर मस्जिद में रुके हुए थे और इन्होंने ये जमाती थे। इनको 30 तारीख को जब अभियान चलाया गया उसके बाद इनको उसी मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया था। उसमें से चूँकि ज़िले में सारे लोगों का इस समय टेस्टिंग चल रही है तो इनकी भी टेस्टिंग कराई गई। तो इसमें से इमरान सनाफ क्या है इसका बहाउद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फिरोजाबाद का रहने वाला है, ये इसका पॉजिटिव पाया गया है कंफर्मेटरी टेस्ट में। और बाकी जो 9 लोग इसके साथ में थे उनका सबका निगेटिव पाया गया है। तो इसको एहतियातन हरदुआगंज में जो L1 हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी को जो हमारा छेरत में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है उसमें उनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है। ये मामला ये है, आपसे 10 दिन पहले क्वारंटाइन रिपोर्ट हुई थी। वो एक मस्जिद पे एक लगा कर गए थे स्टीकर अपना पूरा कि आपको 13 दिन यहीं रहना है। तो वो लोग मस्जिद में थे। फिरोजाबाद की जमात है, 10 साथी हैं। 1 महीने पहले फिरोजाबाद से चली थी, सीधा अलीगढ़ आई है। अलीगढ़ से जामा मस्जिद से कहीं नहीं, 1 किलोमीटर के एरिया में ही जमात रही है। 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में, कहीं बाहर नहीं गई, कहीं से जमात नहीं।
अलीगढ़ के थाना कोतवाली के तहत एक जमाती कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया और इलाके को नगर निगम की टीम के जरिए सैनिटाइज कराया जा रहा है। इंतजामिया की कोशिश है कि 1 किलोमीटर इलाके में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए और खुर्दनी अशिया को दस्तयाबी घरों पर ही यकीनी बनाई जाए। इलाके में खासी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कर दिया गया है, उस 1 किलोमीटर के एरिया दायरे को सील कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। नगर निगम की टीमें उनको सैनिटाइज कर रही हैं और इसके साथ साथ मेडिकल टीमें लगी हुई हैं जो सब घर घर जा कर के सबका मेडिकल परीक्षण कर रही हैं। रैंडम बेसिस पर लगभग 25 लोगों का सैंपल डेली लिया जाएगा और उसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। उस एरिया को पूरी तरह से सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एडीएम फाइनेंस और डीएसओ की अध्यक्षता में एक टीम बना दी गई है जो इस चीज़ को देखेगी और डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित। अकोला में 4 और कोरोना पॉजिटिव मामलों का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद जिले में कुल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। 4 नए मरीजों का ताल्लुक सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव होने वाले शख्स से है। बताया जा रहा है कि जिसमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद से पूरे जिले में दहशत का माहौल है। आवाम आज खुद घरों से बाहर निकलने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। आणखी 4 लोकांना कोरोनाची पॉझिटिव्ह असल्याची लक्षणं आढळून आल्याने त्यांचे रिपोर्ट जे आहेत ते पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। ते एकाच कुटुंबातील आहेत, ज्यामध्ये आपण पहिला जो आपल्याकडे जो रिपोर्ट आलेला होता त्या व्यक्तीच्या संपर्कात असलेली ही 4 व्यक्ती असल्यामुळे त्यांचेही रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। पातूरमध्ये जे काय आपण आतापर्यंत काल आपण 7 जे आपल्याला पॉझिटिव्ह होते ते 7ही ठिकाणचं आपण सीलिंग झालेलं असल्यामुळे त्या ठिकाणी आता 40 टीमच्या माध्यमातून आपण तिथलं कंटेनमेंट झोन मधलं हाऊस टू हाऊस सर्वेक्षणाचं काम। वायरस को देखते हुए अलग अलग तंजीमों और ग्रुपों की तरफ से इंतजामिया को ताउन फराहम किया जा रहा है। ऐसे में अकोला में कच्ची मेमन जमात ने जिला इंतजामिया को आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन होम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी 2 बड़ी इमारतें मुहैया कराने की पेशकश की। तमाम तर सहूलियात से लैस KMT हॉल और मेमन टावर मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। अपनी ही तरफ से जो है तो आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए पेशकश की है। हमारे साथ कच्ची मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद ज़करिया साहब है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस बात का लेटर दिया और उसमें क्या उनकी गुजारिशात है। जहां पूरा मुल्क क्वारंटाइन की स्थान है, जहां अकोला में भी कुछ पेशेंट्स निकल के आए हैं, अकोला कच्ची मस्जिद ट्रस्ट ने जिला अधिकारी को ये निवेदन दिया है कि हमारी कच्ची मस्जिद की 2 बिल्डिंग है जहां पर हर तरह की सुविधा है। अगर उस प्रशासन को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो कच्ची मस्जिद की ये दोनों बिल्डिंग हम देने के लिए तैयार है। जहां तो इस मामले में आपको मतलब जो जिस तरह का लेटर आपने दिया है तो उधर से कलेक्टर साहब की तरफ से क्या मतलब उस पर रिएक्शन आया? अभी हमने कल ही जिला अधिकारी महोदय को ये मेल किया है, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हमारे उनसे कॉन्टेक्ट चालू है। जैसे भी ज़रूरत रहेंगी वो हमको कॉल करके इस चीज़ को अपना लेंगे। ये जिस तरह से आपने कहा कि ये वेल ऑक्यूपाइड और अच्छा लग्जरियस टाइप की जो है तो बिल्डिंगें हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि जो खासकर कच्ची मेमन जो टावर है उसमें किस तरह की फैसिलिटी है, कितने बेड्स हैं और क्या क्या दूसरी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं? ये सब होटल टाइप ये बना हुआ है, इसमें तकरीबन 40 बेड है और 40 लोगों की और सुविधा कर सकता है। यहाँ पर लेटरिन, बाथरूम, गीज़र, हर चीज़ की AC, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर। हम पूरी तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कच्ची मस्जिद की प्रॉपर्टी जो है वो सरकार को देने के लिए तैयार है। कच्ची जमात की तरफ से और क्या क्या मतलब इसके अलावा जो है तो उपक्रम किए जा रहे हैं? कच्ची मेमन जमात की तरफ से अकोला के अंदर जो अस्पतालों के अंदर गमबूट दिए गए, जो सफाई कर्मचारी है उनको गमबूट्स दिए गए हैं। उसके पहले हैंडकरचिप दी गई थी, रुमाल दिए गए थे और गरीब लोगों को अनाज दिया जा रहा है। और उसी तरह पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जो है सैनिटाइज और हैंड ग्लोव्स दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कच्ची मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद ज़करिया साहब, जिनका साफ कहना है कि अगर प्रशासन चाहे तो उनकी जो ट्रस्ट की जो 2 बिल्डिंग है वो आइसोलेशन वार्ड के लिए यहाँ क्वारंटाइन यहाँ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान। मुल्क भर में आज लॉकडाउन का 17वां दिन है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और अशिया ज़रूरिया की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। आगरा गेट की सब्जी मंडी बंद होने की वजह से सब्जी मंडी के दुकानदारों ने एक मीटिंग तलब की। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन में सब्जी की दुकानों को खुला रखने की इजाज़त दी गई है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने से शहर के 4 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इसी के तहत सब्जी मंडी भी बंद कर दी गई है। कई दिन मंडी बंद रहने की वजह से सब्जियां खराब होने लगी हैं, तो सब्जी दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा और इन्होंने इंतजामिया से मंडी खोलने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने ये चाहा था भीड़ ना हो, इस चक्कर में 1-2 दिन आप मंडी बंद रखो।
उसकी जगह हमने 6 दिन मंडी बंद रखी है। अब वापस खोलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। कई दुकानों में माल सड़ रहा है, किसी का माल पड़ा है और दुकानें किसी भी खोलने नहीं दे रहे हैं। गली मोहल्लों में जो सब्जी ठेलों में बिक रही है वो तेज भाव में बिक रही है और हमारे माल का यहाँ नुकसान हो रहा है। किसानों को भी नहीं आने दिया जा रहा है। सब्जियों के लिए तो कोई पाबंदी है ही नहीं, तो 3-4 घंटे मंडी। वबाई मर्ज कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के कंधे पर है तो वो हैं डॉक्टर्स। आज हम आपको ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने नोडल अफसर के तौर पर पीएमसीएच पटना की जिम्मेदारी संभाल रखी है। डॉक्टर PN झा ने समाजी दूरी का ख्याल करते हुए अपने घर और घर वालों से भी दूरी बना रखी है। कैसे कर्मवीर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं। यानी डॉक्टर साहब की ड्यूटी कोविड-19 में लगी है, लेकिन परिवार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए ये अपनी कार को ही दफ्तर बनाकर रखे हैं और उसे ही शयन कक्ष बना लिए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें डॉक्टर साहब रहते हैं। यानी कार्यालय से निकलने के बाद ये अपने घर नहीं जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और ये कार है, देखिए इसी में आपको सब कुछ नजर आएगा। हम आपको तस्वीर दिखाने के बाद सीधे इनसे बात करवाते हैं कि आखिर डॉक्टर PN झा किस तरह से कोविड-19 के समय में परिवार से दूरी बनाकर ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप, चूंकि काफी संकट की घड़ी है और आप लोगों को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे? अभी चूंकि मैं PMCH का नोडल पदाधिकारी कोरोना हूं, तो मेरी ड्यूटी 24 घंटे है और 24 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी 8 से 10 घंटे करने के बाद भी मेरी ड्यूटी लगभग 8-10 घंटे एक्स्ट्रा रहती हैं, जो कि हॉस्पिटल से अलग मैं घर पे तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल का सामान घर ले जाने पर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है घर के सदस्यों के बीच। इसीलिए मैं उसको अपने कार को ही ऑफिस बना लिया हूँ, यहीं पर सारा काम मैं करता हूँ। जैसे देखिए ये सरकार की तरफ से आया मॉक ड्रिल करवाना है, जो कैसे कोई कोविड का मरीज आएगा। देखिए मेरा आवाज़ भी बंद हो गया है, इतना बोलना पड़ता है, जो मेरा आवाज़ जो है ना पूरी तरह से ये हो चुका है। तो मॉक ड्रिल का मैं तैयारी करवा रहा हूँ और तैयारी करके फिर मॉक ड्रिल का रिहर्सल करके फिर सरकार को सौंपना है उसका CD। यानी आप परिवार से अभी आप बिल्कुल दूरी बना कर, परिवार से बिल्कुल दूरी बना के रहते हैं। घर तो 2-3 दिन पर कभी अगर गए तो घर के बाहर एक मेरा छोटा सा काठ का ही घर बना के रखे हैं, उसी में अपना व्यवस्था खाने पीने का किए हुए हैं, खाते पीते उसमें है। फिर 2-3 दिन तक बाहर ही रहते हैं। याद करते हैं तो कैसे फिर बच्चे याद करते हैं। एक बेटी है मेरी 6-7 साल की, बहुत याद करती है, मेरे नज़दीक आने का कोशिश करती हैं, लेकिन आ नहीं पाती हैं क्योंकि मैंने ही मना कर रखा है मेरे पास मत आओ। कितने दिन हो गए बच्चे को गोद लिए हुए? कितने दिन हो गए बच्चे को गोद लिए? लगभग 7 मार्च के बाद मैं आज तक बच्चे को गोद नहीं लिया। मैं उसके देह में सटा तक नहीं हूँ। 7 मार्च के बाद 1 महीने से ऊपर हो गए। और कार्यालय बनाकर आप रखे हैं, हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या सब चीज इसमें आप रखे? सारे फैसिलिटी, लैपटॉप हैं, सारे कागज यहाँ आते हैं, एक स्टाफ भी है, एक स्टाफ भी है। कितनी चुनौती है अभी जो खासकर संक्रमण का समय चल रहा है, महामारी है, कितनी चुनौती आपको चूंकि नोडल ऑफिसर है? बहुत सारी चुनौती है। मेरा ड्यूटी चूंकि आइसोलेशन वार्ड में भी लगता है, मैं दिन में 7-8 बार आइसोलेशन वार्ड जाता हूँ और वहाँ पर मरीज हो, वैसे मैं प्रोटेक्शन तो पूरा लेता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि संक्रमण इतना भयानक है कि किसी भी तरह से आ सकता है, बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत प्रोटेक्शन लेते हैं। परिवार वाले कुछ कहते नहीं हैं? परिवार वाले तो बहुत दुखी हैं मेरे से, लेकिन उनको गर्व भी होता है, गर्व भी होता है जो मैं देश के लिए काम आ रहा हूँ। न्यूज़ 18 ऐसे चिकित्सक को सलाम कर रहा है और जरूरत है आपको भी ऐसे चिकित्सक से संदेश लेने की और हौसला बढ़ाने की। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में कोशिश जारी है। ऐसे में पुलिस इंतजामिया दिन रात काम करके लॉकडाउन के अमल को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच यूपी के बिजनौर जिले से मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मुकामी लोग पुलिस मार्च के दौरान फूलों से इनका इस्तकबाल करते नजर आए और इस्तकबाल करने वालों में सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। कहीं फूलों से इस्तकबाल तो कहीं आरती। खुशी की बात यह है कि तमाम तरह की अफवाहों के बावजूद लोग एकजुट हैं और इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल घड़ी में पुलिस के काम में ताउन कर रहे हैं, बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी करते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वक्फ देवबंद के तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के मुतालबे पर इंतजामिया और महकमा सेहत की टीम ने CMO के सरबराही में ये अमल अंजाम दिया। हालांकि दोनों इदारों में तमाम तलबा फिट और सेहतमंद पाए गए। इस दौरान महकमा सेहत की टीम ने तलबा को दीगर ज़रूरी सलाह व मशवरा देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की ताकीद की।
दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने जुमेरात को इंतजामिया और महकमा सेहत से अपील की थी कि इदारे में तातील होने के बावजूद लॉकडाउन के सबब काफ़ी तादाद में तलबा अपने घरों को नहीं जा सके हैं और वो इदारे में मुकीम हैं, जिनका तिब्बी मुआयना किया जाना ज़रूरी है। दाखिली तलबा है दारुल उलूम देवबंद में सबकी जाँच अल्हम्दुलिल्लाह हुई और सबका नॉर्मल ही रिपोर्ट आया। मैं तो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। खाने का तो इंतज़ाम बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, लड़कों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से हम सरकार से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारे जाने का इंतज़ाम करें। तेलंगाना में मुसलसल तीसरे जुमे के लिए मुसलमानों ने मस्जिदों का रुख नहीं किया। मुसलमानों ने लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए घरों में ही नमाज जुमा अदा की। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में इमाम मुअज्जिन मस्जिद के अमले ने नमाज जुमा अदा की। पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों को भी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। 5 हज़रात ने आज मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मक्का मस्जिद में तमाम नमाज़ों में भी बहुत ही एहतियात का मामला देखा जा रहा है और मुख्तसर 5-7 हज़रात को ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, और दीगर मसाजिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद के एक गैर सरकारी तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने 8 गाड़ियों पर मुश्तमिल अपनी एक टीम तैयार की है। इन गाड़ियों के जरिए ज़रूरतमंदों की किस तरह मदद की जाएगी, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के बानी मुश्तबा हुसैन अस्करी से खास बातचीत की। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में डायलिसिस पेशेंट्स को होने वाली परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद की एक तंजीम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने यहाँ पर एक गाड़ियों का नज़्म किया है। इसके ज़रिए जो भी पेशेंट्स हैं जिन वक्त उनको ज़रूरत पड़ने पर दवाखानों को शिफ्ट किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इसके ज़िम्मेदार मुश्तबा हुसैन अस्करी साहब। सर, ये जो गाड़ियों का फ्लीट आपने तैयार किया है, इसका ख़ास मकसद क्या है? 23 सुबह से एक प्लान बनाकर जो ऐसे डायलिसिस पेशेंट्स जो ऑटो और बस पे डिपेंडेंट थे उनको आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाए और उनको हमारे आज जो एम्बुलेंसेस है, तकरीबन 8 एम्बुलेंसेस है और हमारे ये सारे ड्राइवर्स है, रोज़ सुबह फजर से लेके, इसलिए कि बहुत सारे डायलिसिस सिर्फ फजर में 5 o'clock स्टार्ट होते हैं और रात के 12 बजे चलते हैं। तो ये जो हमारी टीम है ड्राइवर्स की, हमारे खान साहब, मिर्ज़ा साहब, ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। लास्ट 15 दिन से मुसलसिल सुबह के 5 बजे से रात के 11-12 बजे तक पेशेंट्स को लेके जा रहे हैं। सेंटर्स को जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो डायलिसिस सेंटर्स है, जैसे कि उस्मानिया में हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स में, लेके जाके उनको ड्रॉप कर रहे हैं, उनके डायलिसिस होते ठहर रहे हैं, फिर उनको घर पे छोड़ने की ये फैसिलिटी दे रहे हैं। जी, कितनी गाड़ियाँ हैं और अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो आपको किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? सर, फिलहाल हमारे पास 8 गाड़ी है और 8 में हम पूरी गाड़ियाँ बुकड है। किसी को कोई ज़रूरत है तो हमारे जो हेल्पलाइन, हमारी वेबसाइट पे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं और www.helpinghand.org पर वो नंबर्स पे अगर आप कॉल करें, या हमारे फेसबुक पेज पे भी नंबर्स है, उस पर भी कॉल करें तो हमारे मैनेजर्स के नंबर्स है, वो नंबर्स के ज़रिए हमारे रीच हो सकते हैं लोग और हम उनको पूरी कोशिश करेंगे कि फ्री ट्रांसपोर्ट, इसलिए कि हालात जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बहुत सारे लोग ऑटो में आ रहे हैं, ऑटो वाले डबल रेट चार्ज कर रहे हैं, इसलिए कि उनको भी गिराक नहीं है। एक पेशेंट को लेके वो वापस नहीं जा सकते खाली, तो वो भी पूरा दिन बैठ रहे हैं डायलिसिस में, तो चार्ज डबल ले रहे हैं, तो पीपल आर नॉट, अफोर्डेबिलिटी नहीं आ रही। पहले लोग परेशान हैं तो अब लोग किराया नहीं निकाल सक रहे हैं। तो डायलिसिस पेशेंट्स को और प्रेग्नेंट वुमन को भी, इमरजेंसी में जो प्रेग्नेंट केसेस, काफ़ी सारे प्रेग्नेंट वुमन को ये लोग पेटला बुश का दवाखाना है या सुल्तान बाज़ार का है, रातों रात ले गए, एडमिट कराया और उनकी वो करे, फ्री ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट किया सर। जी सर, आपकी तंजीम जो है वो जो गरीब जो मरीज़ हैं उनका भी इलाज कराने में शोहरत रखती है, तो इस लॉकडाउन के दौरान जो है इनको किस तरह आप हेल्प करेंगे अगर कोई आपके पास आया हेल्प के लिए? जी साहब, अभी तो क्या है, इमरजेंसी में जो केस सारे आपको जैसा मालूम है, इलेक्टिव आउट पेशेंट सर्विसेज सारे इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से बंद है, खाली इमरजेंसी हो रहा है। इमरजेंसी के जितने केसेस आ रहे हैं उसको हम लेके जाके जहाँ भी उनका ट्रीटमेंट हो सकता वो करा रहे हैं हम लोग। और जैसा कि कल रात में हमारे को एक बालापुर से एक बच्चे की आंख का ऑपरेशन था, जो आंख निकालने का था, ये गाड़ी 6 o'clock उसका एडमिशन था सुबह में, हालांकि आरोग्यश्री में कवर्ड है वो,
मगर हमारी गाड़ी गई 6 बजे सुबह में उनको पिक किया, हॉस्पिटल में ड्रॉप करे, साथ रहे, फिर वापस ले आके ऑपरेशन के बाद छोड़े। तो इमरजेंसी में जो काम हो सकता हमारी कैपेसिटी में पेशेंट्स को हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बेहद शुक्रिया साहब। बात कर रहे थे हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मुस्तफा हसन अस्करी साहब से। उन्होंने यहाँ पर गाड़ियों का जो है 8 गाड़ियों का एक फ्लीट तैयार किया है। डायलिसिस के पेशेंट्स को हैदराबाद में अगर ज़रूरत हो तो वो इनको कॉल कर सकते हैं और ये जो मुख्तलिफ हस्पताल्स हैं वहाँ पर उनको ले जाएंगे और उनके जो है डायलिसिस का इंतज़ाम करेंगे और फिर दोबारा घर पर लाकर उनको छोड़ेंगे। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। माँ है तो मुमकिन है। जी हाँ, एक माँ ने ममता की बेनज़ीर मिसाल पेश की है। बहादुर माँ ने बेटे को वापस लाने के लिए तनहा 1400 किलोमीटर का सफ़र स्कूटी पर किया। बेटे की मोहब्बत में पुरअज़्म माँ ने बिना रुके बिना थके सफ़र किया। ये माँ है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। माँ की ममता की अनोखी मिसाल। अपने बेटे को घर लाने के लिए 1400 किलोमीटर का किया सफर। लॉकडाउन में फंस गया था बेटा। तेलंगाना के निजामाबाद से 1400 किलोमीटर का किया सफर। माँ रजिया बेगम ने पेश की ममता की अनोखी मिसाल। माँ की ममता के सामने इस दुनिया की सारी चीजें कमतर हैं। उसकी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। यही वजह है कि माँ का दर्जा दोनों जहानों में सबसे आला, बरतर और सबसे ऊंचा रखा गया है। ऐसे ही एक माँ ने ममता की एक और बेमिसाल नजीर पेश की है। तेलंगाना में जिला निजामाबाद के बोधन टाउन की मकीन स्कूली टीचर रजिया बेगम इन दिनों सुर्खियों में है। रजिया बेगम अपनी पुख्ता अज़्म और हौसले का मुजाहरा करते हुए 1400 किलोमीटर सफर करके नेलोर में फंसे हुए अपने बेटे को वापस लाने में कामयाब रही। रजिया बेगम ने बोधन में एसीपी को अपनी बिपता सुनाई, जिस पर उन्हें सफरी इजाजतनामा दिया गया। मेरा बेटा एक दोस्त की मदद करने रहमताबाद गया था, लेकिन वो वहीं फंस गया। 1 महीने पहले गया था वो। मैं उसे रोज फोन कर रही थी। 4 व्हीलर की इजाजत ना होने पर मैंने 2 व्हीलर पर अपना सफर शुरू किया। मैंने 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफर किया। पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। नेलोर के रहमताबाद में रजिया बेगम का बेटा तालीम हासिल कर रहा है। रजिया बेगम ने अपने छोटे बेटे को लाने के लिए अपने बड़े बेटे को नेलोर जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि पुलिस समझेगी कि लड़का तफरीह के लिए निकला है। 48 साल की खातून के इस कारनामे पर सभी हैरत ज़दा हैं। पीर के रोज रजिया बेगम बोधन से निकली थी और बुध की शाम वो वापस बोधन पहुंच गई। ऐसी तमाम माओं के जज्बों और हौसलों को न्यूज़ 18 सलाम पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लॉकडाउन के बायस बंगाल में तबाहाली के शिकार फूलों के काश्तकारों के लिए राहत की खबर है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता के फूल मार्केट को खोलने का ऐलान किया है, जहां खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही यहां आने वाले खरीदार व व्यापारियों को दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से जहां लोग घरों में बंद हैं, जिंदगी बेरंग हो चुकी है, वहीं कोलकाता शहर में फूलों की खुशबू से पूरा शहर गुलजार हो रहा है। जी हां, वजीर आला ममता बनर्जी ने लॉकडाउन के बावजूद फूल मार्केट को खोलने का ऐलान किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फूल काश्तकार काफी परेशानी के शिकार थे। फूलों की जो किसान हैं, जो फूलों की खेती करते हैं, उन्हें काफी नुकसान हो रहा था। बाजारों में लोगों की भीड़ लगी है। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो निकल पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की ये कोशिश जरूर है कि वो उनके घरों में तरोताजा फूल पहुंचे। फूल खरीदने के लिए आए हैं? हाँ। क्या करेंगे आप फूल का? बेचेंगे। हाँ। तो लोग खरीद रहे हैं, फूल मांग रहे हैं? हाँ। मैंने जहाँ पर पहले ज्यादा कस्टमर था, अभी थोड़ा कम हो गया कस्टमर। लेकिन एक बार अगर दुकान खुल जाएगी तो लोग आएंगे। हाँ, लोग आएंगे जरूर। लोग को मन में डर आ गया ना, ये जो बीमारी वाला लोग डर आ गया, इसे थोड़ा पहले से बहुत कम कस्टमर कम आ रहा है। श्रीरामपुर में फूल बेचता है, हम खुद नहीं है। ये लॉकडाउन है, भय पाता है, पुलिस जाता है, आता है। पहले तो ये भी बंद था। हाँ, बंद तो सब बंद है, तो क्या करेगा? पेट चलेगा तो ना, तो आएगा।
2 पैसा जो होगा तो खाएगा। लोग फूल मांग रहे हैं, फूल हाँ मांगना है, सब थोड़ा थोड़ा 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, इट्ठो दो, वैसे लेगा नहीं। पूजा में जो फूल का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और आप देखें कि किस तरह से फूल मार्केट में भीड़ लगी है। हालांकि लोगों के मुताबिक कि उन्हें उस तरह से खरीदार नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए और इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत को आने वाले दिनों में फूल जो काश्तकार हैं उनके लिए कोई खास सब्सिडी का ऐलान करे। ऐसा मुतालबा किया है जो फूल किसान जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से। कैमरामैन चरणजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना मुखालिफ जंग और लॉकडाउन के दौरान माशरे में तरह तरह की मिसालें देखने को मिल रही। कुछ खबरें बेचैनी बढ़ाती हैं तो कई खबरें माशरे में मजहबी हम आहंगी को मजीद खुशगवार और मुस्तहकम करती नजर आती हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मध्य प्रदेश के इंदौर और तीसरी तस्वीर है मुंबई की। और इन तीनों तस्वीरों में एक ही तरह का मंजर है और वो है जिंदगी के आखिरी सफर का। आपको याद होगा कि हमने आपको चंद रोज कबल बुलंदशहर और फिर इंदौर की खबर दिखाई थी कि किस तरह इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुसलमानों ने अपने पड़ोसी के हिंदू अफराद का अंतिम संस्कार किया। बुलंदशहर में रविशंकर के अंतिम संस्कार में इनके रिश्तेदारों ने इसलिए दूरी बना ली थी क्योंकि इन्हें शक था कि रविशंकर की मौत कोरोना की वजह से हुई है। जबकि इंदौर के द्रौपदी उर्फ दुर्गा का मामला ये था कि उसका खानदान नहायत ही गरीब था और उसके दोनों बेटे घर से दूर थे। बाद में वो आए जरूर लेकिन पैसे की कमी थी। इन हालात में मुस्लिम पड़ोसियों ने चंदा करके इन अफराद का अंतिम संस्कार किया। और तीसरी तस्वीर है मुंबई की। मुंबई में एक बुजुर्ग शख्स की मौत के बाद उनके करीबी रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाए तो फिर इनके पड़ोसी ही काम आए। दरअसल मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में रहने वाले बुजुर्ग प्रेमचंद के 4 अप्रैल को मौत हो गई थी। एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के नतीजे में प्रेमचंद की मौत हुई और लॉकडाउन की वजह से इनके रिश्तेदार जो राजस्थान में रहते हैं वो ऐसे वक्त मुंबई नहीं पहुंच सके, जिसके बाद पड़ोस के मुसलमानों ने इनके अंतिम संस्कार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ इन्हें आखिरी सफर पर रवाना किया। यही वो तहजीब है हमारा मुल्क जिसकी जिंदा मिसाल है। वजारत रेलवे की हिदायत पर गाजियाबाद में रेलवे पुलिस जरूरतमंदों को खाना तकसीम करने का काम कर रही है। रेलवे पुलिस इस काम में जी जान से जुटी है और तकरीबन 1000 लोगों को रोजाना खाना तकसीम करने का काम कर रही है। इसके अलावा 500 ख्वातीन को पूरे महीने का राशन मुहैया कराया गया है। रेलवे पुलिस ने खाने का टाइम मुकर्रर कर दिया है जो कि दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए खाना दिया जाएगा। रेलवे पुलिस का कहना है कि कुछ समाजी तंजीमों की तरफ से भी खाना तकसीम करने का काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 महीनों से तनख्वाह न मिलने के बाइस राजधानी दिल्ली में वक्फ बोर्ड से मुंसलिक इमाम और मौज़िन हजरात के खाने के लाले पड़ गए हैं और इन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टाफ और मुलाजमीन के हालात भी बदतर हो चुके हैं। दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन की वजह से इन लोगों की मुश्किल और ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर जमाल अख्तर के ख़त के सामने आने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत काम करने वाले इमाम और मौज़िन हजरात के कर्बनाक हालात सामने आए हैं। जमाल अख्तर के जरिए लिखा गया ये खत वक्फ बोर्ड के CEO SM अली और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से दरख्वास्त कर रहा है कि वक्फ बोर्ड में चल रहे बहरान का हल निकाला जाए क्योंकि बोर्ड के तहत मस्जिदों के 275 इमाम मौज़िन हजरात को पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का तकरीबन 170 अफराद का स्टाफ भी 2 महीने से सैलरी का मुंतज़िर है। मशरिकी दिल्ली में फसाद मुतासिरीन की मदद कर रहे दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को जिस तरह से तकनीकी बुनियादों पर हटाया गया था उस पर पहले से ही कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह है 15 दिन गुजर चुके हैं लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड को अभी तक कोई नया चेयरमैन नहीं मिला है। यानी कि कोई ऐसा सिग्नेचर करने वाला आदमी नहीं है जिससे इमामों को तनख्वाह मिल सके, बेवाओं को पेंशन मिल सके। लॉकडाउन के दरमियान बड़ा सवाल यह है आखिर इंतजार कब तक होगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही है, उसमें हमारा मुल्क भी अछूता नहीं रहा है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो हमेशा से लोगों की परेशानी के वक्त में उनके साथ खड़ा रहा है, लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि जब वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को लोगों की मदद की ज़रूरत है तो कोई आगे नहीं आ रहा है। जैसा कि
सब लोगों को मालूम है कि वक्फ बोर्ड के 170 एम्प्लॉइज की तनख्वाह 2 महीने से रिलीज नहीं हुई है और बेवाओं की पेंशन, इमामों की ऑनरेरियम 4 महीने से रिलीज नहीं हुए हैं। वो लोग भूखमरी के कगार पर हैं। रिलीज न होने की वजह यह है कि दिल्ली सरकार से जो ग्रांट आती थी वो 27 या 28 मार्च को आई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को 4 माह से तनख्वाह न मिलना बहुत ही अफसोसनाक है। ये अजब बात है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को आनन फानन में गुज़िश्ता दिनों हटा दिया गया। अगर कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या नोटिफिकेशन में कमी थी तो उसे दुरुस्त करना चाहिए था, न ये कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को जुमूद व ताअत्तुल का शिकार बना देना। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल सरकार को फ़ौरन इक़दाम करना चाहिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुतहर्रिक करने के लिए चेयरमैन वहाँ मुंतखब करें और अइम्मा हज़रात की तनख्वाह में जो देरी हो रही है उस देरी को ख़त्म करें। सामने रमज़ान है और ईद का मौका भी है। ऐसे मौके से तनख्वाह का न मिलना बहुत ही अफसोसनाक है। लॉकडाउन की वजह से शब बरात के मौके पर लोगों ने कब्रिस्तान पर अपने मरहूमीन को फूल पेश नहीं कर पाए। मुसलमानों ने पूरी तरह लॉकडाउन पर अमल किया क्योंकि तमाम मुफ्ती, मौलाना और शहर काजी ने मुसलमानों से अपील की थी कि लोग अपने घरों में रहकर ही इबादत करें। इसी के मद्देनज़र लोगों ने घरों में रहकर ही इबादत की। घर में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी इबादत की और दुआएं मांगी। अजमेर शहर के इंद्रकोट में छोटे बच्चे हाथ में तस्बीह, कुरान लेकर इबादत करते नजर आए। शब बरात के मौके पर तमाम मुसलमानों ने नमाज और इबादत का एहतमाम घरों में ही किया। इसी ज़िम्न में मौलाना रशीद फ़िरंगी महली और मौलाना सैफ अब्बास ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इन्होंने आज 15 शाबान का रोज़ा रखने वालों से अपील की थी कि 15 शाबान के मौके पर लोगों से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए उन्होंने कहा था कि खुसूसी वो दुआएं करें। पेश करता हूँ उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के तमाम मुसलमानों को जिन्होंने कि लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन पर अमल करते हुए और उलमाए इकराम की अपीलों को मानते हुए शब बरात के दिन कोई भी अपने घर से नहीं निकला और कोई भी मुसलमान कब्रिस्तान नहीं गया, बल्कि इतने अहम मौके पर भी सबने घरों ही में इबादतें की। और इसके लिए हम लोग तमाम मुसलमानों का दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं और तमाम पूरी कम्युनिटी में इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक जिम्मेदार। आलम-ए-दीन मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आवाम के मशकूर हैं कि इन्होंने शरीयत के अहकाम की पाबंदी की और लॉकडाउन के तकाज़ों को भी मलहूज़ रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करते हैं शब बरात की और विलादत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की। उसके साथ हम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करने के साथ अपने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने उलमा और कायदीन की अपील को कबूल किया और माना और उन्होंने कल शब बरात के दिन घर के अंदर रह के पुरअमन तरीके से शब बरात मनाई और इबादत। लॉकडाउन के चलते कई ऐसी मुस्लिम तंजीमें हैं जो रात दिन खिदमत खल्क में मसरूफ़ हैं। अमरावती के शादी हॉल मालिकान ने भी अनोखी पहल की है, जहां शहर के मशहूर शादी हॉल ताज पैलेस और रॉयल पैलेस के मालिकान ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए अपने शादी हॉल इंतज़ामिया के हवाले कर दिए, जहां इंतज़ामिया ने क्वारंटाइन सेंटर कायम कर दिया। दरअसल शहर के मशहूर शादी हॉल ताज पैलेस और रॉयल पैलेस के मालिकान ने इंतज़ामिया के सामने खुद पेशकश की कि इन हॉल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। सफाई से लेकर तमाम तर सहूलियात से लैस इन शादी हॉल का मुआयना करने के बाद इंतज़ामिया ने शादी हॉल मालिकान की पेशकश पर रजामंदी का इजहार करते हुए इन दोनों शादी हॉल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का फैसला लिया और दोनों हॉल में 200 से ज़ायद मरीजों के लिए बेड लगा दिए गए। शादी हॉल मालिकान की जानिब से इनके शादी हॉल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की पेशकश और इस अनोखी पहल के लिए खूब सताइश की जा रही है। इस कोरोना बीमारी की वजह से उसके संक्रमित पाए जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए और उनकी हिफाजत के लिए हमारे अमरावती वासियों ने और ख़ास तौर से इस हॉल के मालिक जनाब हाजी साजिद साहब और नासिर भाई ने अपनी ये दोनों हॉल रॉयल पैलेस और ताज पैलेस क्वारंटाइन सेंटर के लिए वक्फ़ किए और हमारे हुकूमत और भारतीय सरकार की जो है तो अपने मुल्क के लिए खिदमत के लिए पेश किए। और ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि शहर के अलग अलग एरिया में क्वारंटाइन सेंटर कायम किए जाए ताकि हर एरिया के लोग उसी इलाके में क्वारंटाइन किए जा सके, उसी इलाके में आइसोलेट किए जा सके। इसलिए ये ताज पैलेस और रॉयल पैलेस को इसके लिए मुकर्रर किया गया। इसी तरह से यशोमती ठाकुर उनके भी बहुत आभारी हैं और हमारे शहर ज़िला के
कलेक्टर साहब और सारे प्रशासन के हम शुक्रगुजार हैं, हम आभारी हैं कि उन्होंने इतनी सारी सहूलत फराहम करके और हमारी बात को जो है तो मानकर उन्होंने यहाँ पर भेजा है। हम जितने साथी हैं जिन्होंने इसके अंदर कदम बढ़ाया है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। आज हम लोग तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।